जय हिंद दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे जो इतिहास के अंदर लास्ट मोमेंट के अंदर अपन हुमायूं और सूर्यवंश पूरा पढ़ चुके थे और अब मैं कुछ एक क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूं, फिर अपन आगे पढ़ेंगे। अकबर पढ़ना है अपने को आज। तो पहला तो क्वेश्चन भैया आपसे, अकबर कल लास्ट में बताया था अकबर का जन्म कहां हुआ था? अमरकोट के राणा वीरसाल के महलों में। अब देखेंगे अपन अकबर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने एग्जाम में आते हैं सारे के सारे पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, तो अपने आर्मी के अंदर क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या आए हुए हैं, सारे देखते हैं। तो पहला तो क्वेश्चन ये है कि अकबर का जन्म कहां हुआ था। देखो बच्चों, जन्म की बात करते हैं, इनका जन्म कब हुआ था? 1542 में। कहां हुआ था? अमरकोट के राजा और राणा वीरसाल के महलों में। कहां पर? वीरसाल के महलों में जन्म हुआ था भैया। कहां? किसका? अकबर का। दूसरा क्वेश्चन आता है एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है, अकबर की माता का नाम कई बार पूछा जा चुका है भैया। अकबर की माता का नाम क्या है? हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम, ठीक है भैया। और बात करें अकबर का पिता का नाम हुमायूं। देखो भैया, हुमायूं की मृत्यु कब हुई? 1556 में। और जब देखो भैया एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे कम आयु में दिल्ली का शासक बनने वाला मुगल शासक कौन था? तो उत्तर क्या रहेगा? अकबर का जन्म हुआ था भैया 1542 को और बात करें राजा कब बना था? 1556 को। तो बोले तो 13.5 साल की एज के अंदर ही, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन सैनिक स्कूल में आया था पिछली भर्ती के अंदर ही कि 13 साल की एज के अंदर राजा बनने वाला कौन सा शासक? तो आप कहोगे सर अकबर, ठीक है ना। 13 साल की उम्र के अंदर ही राजा बन गया था। अब देखो भैया, एक तो 13 साल की एज में राजा बन गया, सबसे कम आयु में राजा बना था ये। अब देखो जैसे ही हुमायूं मरने के बाद के अंदर सारी की सारी बागडोर किसके हाथों में आ जाती है? अकबर। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अकबर क्या है? अल्पकालीन है, बिल्कुल ही छोटी एज है। क्या ये पूरे भारत को संभाल लेगा? क्या ये दिल्ली को संभाल लेगा? कुछ नहीं संभाल पाएगा। इसके दुश्मन पैदा हो रखे हैं हर कहीं पर। आपको पता है दिल्ली का राजा होगा, भारत का राजा होगा, दुश्मन तो होंगे उसके। तो अब देखो इनके सामने सबसे बड़ी बात यह कि अकबर को बचाना, क्योंकि मुगलों के अंदर एक ही तो बचा था ये। कौन? अकबर। हुमायूं तो मर गया था। अब अगर मुगल वंश जिंदा रहेगा तो बोले तो अकबर जिंदा रहेगा। तो अकबर को बचाना सबसे बड़ी समस्या थी और इस समस्या का समाधान किसने निकाला? बैरम खान ने। तो ये भी अपने रिलेशन की भर्ती के अंदर आया था 2019 के अंदर और उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था अकबर का संरक्षक, ये क्वेश्चन आया था। तो कौन भैया? बैरम खान। अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खान था। बैरम खान नहीं होता तो भैया अकबर जिंदा नहीं रहता। जैसे ही हुमायूं मरा सभी की निगाहें कहां पर होती है? दिल्ली पर है। तो बैरम खान ने क्या किया? अकबर को निकाला वहां से दिल्ली को, कहां ले गया? आगरा स्थापित कर दिया। अब निगाहें दिल्ली पर किसकी सबसे पास में? राजा हेमू ने आक्रमण किया दिल्ली पर। दिल्ली में कोई बचा ही नहीं, दिल्ली को ब्लेंडर कर लिया हेमू ने। अब देखो भैया बैरम खान को बताए भैया अब सभी की निगाहें अकबर पर है। अकबर को मारेंगे और मुगल खत्म हो जाएंगे, तो अकबर को जिंदा रखना है। और दूसरी बात, दिल्ली को जल्दी से जल्दी लेना है। अगर दिल्ली पर पूर्णतः अधिकार हेमू का हो गया, कुछ समय बीत गया, तो अब सपने देखना बाद के अंदर। दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट किसे माना जाता है? हेमू को माना जाता है। दूसरी बात है बैरम खान। देखो भैया अकबर के खाने पीने रहने सारी व्यवस्था कौन देखता था? बैरम खान। बैरम खान के बिना पूछे अकबर पांव भी नहीं रखता था बाहर। खाने पीने सारी व्यवस्था, पानी भी पूछकर पीता था बैरम खान से। इतना था भैया क्यों कोई जहर ना मिला करते थे खाने पीने में, ठीक है। तो अब देखो भैया क्या होता है, बैरम खान ने अपने सैनिकों को बुलाया और कहा कि अब अपने को क्या करनी पड़ेगी? अब यह दिल्ली पर चढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हेमू हमें किसको हराना है? दिल्ली पर राज नहीं कर पाए तो मुगल सत्ता वापस से भारत में स्थापित नहीं हो पाएगी। हमें दिल्ली पर राज करना पड़ेगा, अकबर को बचाना पड़ेगा। लेकिन हेमू की सेना बहुत पावरफुल है, हेमू बहुत ही खतरनाक राजा है, तो अपने पास सेना भी इतनी बड़ी नहीं है कि हम हेमू को मार सकें। लेकिन क्या है, अगर भैया मुगलों की सत्ता भारत में स्थापित करनी है तो आपको युद्ध में लड़ना पड़ेगा, हेमू को मारना पड़ेगा। तो उनको कहा, सारे सैनिकों को बुलाकर यही कहा
कि आप सभी का टारगेट क्या है, हेमू है। बस हेमू को मारना है, अपने उस सेना से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब बात करें अपने, अब सेना को भी बैरम खान ने कह दिया, और अब युद्ध कौन सा होता है, बैटल ऑफ पानीपत सेकेंड, बोले तो पानीपत का दूसरा युद्ध। अब देखो भैया फिर होता है कौन सा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध। और पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ बच्चों, 1556 के अंदर। ठीक है, किस किस के मध्य, अकबर और हेमू के मध्य। ठीक है भैया, और अकबर की तरफ से कौन गया था, अकबर का प्रधान सेनापति कौन था, बैरम खान, जिसे अकबर प्यार से क्या कहता था, खान बाबा। ठीक है, बैरम खान की सेना, बैरम खान सेना लेकर गया, क्योंकि अकबर तो कहां लड़ेगा रे, अकबर को आराम से छिपा कर छोड़ रखा था अंदर। ठीक है, कोई मार ना दे, तो बैरम खान सेना लेकर गया था बहुत बड़ी, और सामने कौन, हेमू। हेमू को पता चल गया था कि मेरे को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन हेमू ने कहा कैसे मारेंगे, दम है तो मार कर दिखाए। हेमू ऐसा कवच पहनकर चला गया कि साले मारेंगे कैसे। ठीक है, पूरी बॉडी को सेव करता हुआ, पूरे चेहरे पर, पूरी बॉडी पर क्या पहनकर चला गया, कवच, सुरक्षा कवच के तौर पर। ना तो तीर लगे, कुछ नहीं लगने वाला यहाँ पर। अब उन्होंने क्या कहा, देखा हेमू को पता था, हेमू आगे खड़ा हो गया लड़ने के लिए, आ जाओ दम है तो। ठीक है, हेमू बहुत खतरनाक राजा था, ठीक है, बहुत वीर योद्धा था। अब देखो भैया अपनी सेना को बैरम खान ने बुलाकर कहा क्या कर दो, हेमू के ऊपर तीरों की बरसात कर दो। ये बात बोली। अब तीरों की बरसात करते थे, हेमू के पास सुरक्षा कवच, कोई डरने की बात नहीं। दूसरा हाथ में ढाल है, ढाल ले ली, तलवारबाजी बहुत खतरनाक आती थी उसको। ठीक है, तलवार से काट रहा है तीरों को, कोई दिक्कत ही नहीं है। अचानक क्या हुआ, एक टुकड़ी को भेजा कि जाओ किसके ऊपर आक्रमण करो, हेमू के ऊपर। अब कहते हैं कि पीछे से भाले से आक्रमण किया ना, उसी दौरान क्या भाले से लड़ने के लिए तलवार घुमाई, उधर लड़ने लगा, जितने में क्या हुआ उसकी निगाहें ऊपर गई, तो एक तीर दिया, क्या हुआ, बस आंख में आकर घुस गई। अब आप क्या है कि रोड आप दौड़ रहे हो खतरनाक तरीके से, ठीक है, आपकी जब टाइमिंग होती है और पाँव में क्या कांटा चुभ जाए तो दौड़ पाओगे क्या, नहीं दौड़ पाओगे ना। तो बस यही हुआ था, हेमू लड़ रहा था। अब क्या होता है, नीचे गिर जाता है, और नीचे गिरते क्या हुआ, बैलेंस बिगड़ गया, नीचे गिरते क्या, जो भाले से यहाँ से आर पार कर दिया गया, हेमू को मार दिया गया। ये हुआ था भैया। ठीक है, ऐसे अंत हुआ था हेमू का। फिर क्या खबरें फैलाती, हेमू मारा गया, हेमू मारा गया, हेमू मारा गया। बस सारी सेना में भगदड़ मच गई, और कौन जीत जाते हैं, ये मुगल फिर जीत जाते हैं, और फिर दिल्ली पर वापस मुगलों की सत्ता स्थापित हो जाती है। ये हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध, और विजय कौन हुआ, अकबर जीता था यहाँ पर इस युद्ध के अंदर। ठीक है, तो पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, 1526 के अंदर। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में। पानीपत का पहला युद्ध किस किस के मध्य, बाबर और इब्राहिम लोदी, और दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के मध्य। दोनों में मुगल जीते थे भैया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। देखो भैया एक क्वेश्चन और पूछा जाए आपसे, एक सबसे कम आयु के अंदर मुगलों का राजा या मुगल शासक बनने वाला कौन था, तो आपको अकबर 13 साल 13.5 साल की एज में ये राजा बन गया था। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मुगलों का ऐसा शासक जो अनपढ़ था, अकबर को टाइम ही नहीं मिल पाया, अकबर को समय नहीं मिल पाया कि पढ़ाई करे वो। कैसे, आपको पता होगा हुमायूं तो भाग गया था किसके डर से, शेरशाह सूरी। ठीक है ना, शेरशाह सूरी पीछे लगा हुआ था। ठीक है, अपने प्राणों को बचाने के लिए निकल पड़ा था, वो तो सब कुछ छोड़कर दिल्ली छोड़कर भाग गया था। अब देखो भैया जब क्या हुआ, जिंदगी भर भटकता ही रहा था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन है कि इतिहास का ऐसा राजा जिसकी सीढ़ियों से गिरने से मृत्यु हुई, हुमायूं। जीवन भर भटकता लड़खड़ाता रहा, और लड़खड़ाते हुए मर गया। किसके बारे में कहा जाता है, हुमायूं के बारे में कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये चीजें भी है, तो अपन ने सारी चीज देख ली थी, क्योंकि जिंदगी भर भागता फिरता रहा था। जब तक एक जगह स्टेबल नहीं होगा, स्थायी रूप से राज नहीं करेगा, तब तक शिक्षा वगैरह कुछ नहीं होगी। क्योंकि हुमायूं का जीवन ऐसे ही था, पहले जंगलों में भटकता रहा था, फिर उमरकोट चला गया, फिर बाद में सेना तैयार करी, तो कहां पर उन्होंने स्थायी तरह से रहे थे। ठीक है, जीवन भर भागते फिरते रहे थे, उसी दौरान उनकी एज निकल जाती है, अकबर की पढ़ाई नहीं कर पाया था। ठीक है, तो मुगलों का ऐसा शासक जो अनपढ़ था भैया, उत्तर क्या रहेगा, अकबर। ठीक है, बाद के अंदर देखो भैया अकबर ने अपना गुरु बनाया था। ध्यान को क्वेश्चन भैया रिलेशन की भर्ती को देखते हुए जितने भी एग्जाम लगे थे, हर भर्ती के अंदर एक क्वेश्चन गुरु से आ रहा है।
तो उसमें पूछा जा रहा है किसी का ही पूछे थे, ठीक है। तो यहाँ पर है क्योंकि अपने अशोक सम्राट का गुरु पूछ लिया गया था, महात्मा बुद्ध का गुरु पूछ लिया गया था, यहाँ तक स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम पूछ लिया गया था, ठीक है ना। महात्मा गांधी के गुरु का नाम पहले आया हुआ है एग्जाम के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए कुछ एक शासक हुए हैं उनके गुरु का नाम पता होना चाहिए। उसी के अंदर बात करें तो अकबर के गुरु का नाम क्या था? अब्दुल लतीफ ईरानी। कौन था बच्चों? अब्दुल लतीफ ईरानी था अकबर के गुरु का नाम। तो ये तो लिख लिया आप लोगों ने, मिटा देता। देखो भैया, अकबर के गुरु का नाम अब्दुल लतीफ ईरानी। नोट डाल के लिख लेना। मुगलों का ऐसा राजा जो अनपढ़ था, कौन था? अनपढ़ था। कौन है? अकबर। देखो भैया, अब्दुल लतीफ ईरानी ने कहा था अकबर को कि हे अकबर, अगर तेरे को भारत पर सत्ता स्थापित करनी है, लंबे समय तक राज करना है, तो एक चीज का ध्यान रखना, तो इन राजपूताना क्षेत्र से कभी आमने सामने लड़ाई मत करना। हो सके तो प्यार से, राम से, ठीक है ना, व्यवहार से, नीतिगत रूप से उनको अपनी तरफ मिला लेना। अगर तू राजपूत राजाओं से पंगे ले लिए ना, राजपूताना मतलब राजस्थान के राजाओं से, राजपूताना राजा मतलब क्षेत्र के राजाओं से पंगे ले लिए तो तेरे को ठोक डालेंगे, ठीक है। तो क्या करे, अगर तेरे को लंबे समय तक राज करना है, मुगल सत्ता स्थापित करनी है, तो बस तू क्या करे, इनसे मतलब एक मित्रतापूर्ण संधि स्थापित कर ले। तो आपको पता होगा अकबर के साथ के अंदर है, बात करें अपने वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? कछावा, जयपुर के राजा थे, ठीक है ना। तो कौन थे भैया? बारमल छोरी, कौन भैया? हरकाबाई की शादी की थी ना अकबर के साथ में। तो हाँ, तो बाद में बात करें अपने, तो अकबर ने राजपूताना के मतलब राजा थे, इनके साथ में कौन सी नीति अपनाई थी? सुलह कुल की नीति अपनाई थी, ठीक है ना। अपने जो राजपूताना क्षेत्र है ना, इन राजाओं के साथ में अकबर ने कौन सी नीति? सुलह कुल की नीति अपनाई थी। एक बात और कही थी उसके गुरु ने, कहा था बेटा अगर तू मेवाड़ के राजा को अपनी तरफ मिला लेगा ना, तो पूरी धरती को जीत सकता है तू, ये बात कही थी। तो उसने अकबर ने पूरी जीजा लगा दी थी, किसको? महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को अपनी तरफ मिलाने के लिए। क्या अकबर सफल हो पाया? नहीं भैया, ठीक है। हमारे महाराणा प्रताप तो वीर शिरोमणि भैया, वीरों के वीर महावीर बोले तो महाराणा प्रताप थे। उनके बारे में पढ़ेंगे अपन थोड़ी देर में, पर थोड़ा सा अकबर के बारे में और देख लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं अकबर से संबंधित। तो अब आगे बढ़ते हैं अपन, अकबर के द्वारा क्या क्या कार्य करवाए गए थे। देखो भैया, अगर बात करें मुगलों के अंदर अकबर को अच्छा क्यों बताया जाता है? देखो वैसे तो ये क्या काई के अच्छे थे, कुछ अच्छे नहीं थे, ठीक है। हमारे देश के ऊपर राज किया, ठीक है। दूसरी बात, धर्म को काटा, लूटा देश को, और हम उनको अच्छे और बताए, कुछ नहीं थे ये। लेकिन फिर भी इनको मुगलों के अंदर अच्छा माना जाता है अकबर को। इसका रीजन ये है कि अकबर का जो प्रारंभिक टाइम है, शुरुआती समय है, बोले तो गर्भ के अंदर इनका जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के राजा रणवीर साल मतलब राणा वीरसाल के महलों में। और अमरकोट का जो राजा था ना, राजपूत राजा था, हिंदू राजा था, और वो क्या एक धार्मिक प्रवृत्ति का राजा था। अब देखो भैया, अकबर जब गर्भ में था ना, वहां पर भगवत गीता के पाठ हुआ करते थे, रामायण के पाठ चलते थे। तो इस कारण क्या होता, अकबर कट्टर नहीं था, ये बात बताई जाती है। अकबर क्या है, सभी धर्मों को समान मान्यता देता था, इसीलिए उन्होंने क्या नए धर्म की स्थापना की थी। कौन से धर्म की? दीन इलाही धर्म की स्थापना। मतलब एक कट्टरपंथी नहीं माना जाता, इसके पीछे ये रीजन है। अकबर का अच्छा था, इसके पीछे ये रीजन है कि इनका जो स्टार्टिंग है ना, दौर बहुत अच्छा गुजरा था, क्योंकि अपने हिंदू रीति रिवाज के अकॉर्डिंगली। और भी बात करेंगे पर देखो भैया, सबसे पहले बात करें अपने कि अकबर के द्वारा जो क्या क्या कार्य करवाए गए थे। पहला तो बात करते हैं, इसने दास प्रथा को खत्म कर दिया था भैया, ठीक है ना। पहले राजा महाराजा क्या करते थे भैया, दास दासियां रखते थे बहुत ज्यादा। तो अगर बात करें अपने, क्वेश्चन है और आपसे निर्णय, आप ये बताइए कि इतिहास के अंदर सर्वाधिक दास दासी रखने वाला राजा कौन हुआ है?
सबसे ज्यादा दास दासी किसके थे? 3 लाख से ज्यादा। वो तो गुलाम थे, दास दास के अलग होते हैं। फिरोज शाह तुगलक, ठीक है ना, सबसे ज्यादा दास दासी किसके थे? फिरोज शाह तुगलक के थे। ये चीज है। अगर बात करें अपने दास परंपरा का अंत किसने किया था? अकबर के द्वारा। पहले तो इन्होंने क्या किया? दास प्रथा का अंत किया। कब? 1962 के अंदर। उसके बाद बात करते हैं हमारे देश के अंदर एक कर लगता था जजिया कर। जजिया कर को समाप्त करने वाला, जजिया कर को समाप्त करने वाला मुगल शासक है, तो आप कहोगे सर अकबर था, जजिया कर को मिटाया, ठीक है, एक चीज तो ये। और बात करें अपन निर्माण कार्य के, 2 तो बड़े इंपॉर्टेंट है, दास प्रथा का अंत किया था, जजिया कर को समाप्त किया था। इसके अलावा बात करते हैं अपने कि फतेहपुर सीकरी, क्वेश्चन आता है बच्चों, फतेहपुर सीकरी शहर है, किसने बसाया था? अकबर के द्वारा बसाया गया था। फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपको सर अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी शहर बसाया गया था। ये फतेहपुर सीकरी कहां पड़ता है? यूपी के अंदर है, ठीक है ना। एक अगर बात करें अपन भारत का सबसे बड़ा दरवाजा, वेरी गुड, भारत का सबसे बड़ा दरवाजा बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा कहां है बच्चों? फतेहपुर सीकरी के अंदर है। कहां पर है? फतेहपुर सीकरी में है। और इसका निर्माण भी किसने करवाया था? अकबर के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यही फतेहपुर सीकरी के अंदर किसका निर्माण करवाया था? पंचमहल का, ठीक है। देखो दीवाने आम, दीवाने खास तो हर जगह होते हैं, हर महलों में होते हैं। दीवाने आम क्या होता है बच्चों? जहां पर राजा क्या करता है, जनता के जो मुकदमे वगैरह आते हैं उनको सुनता है, ठीक है। जनता की कोई समस्या होती है, जनता की समस्या को वहां पर सुनाई होती है, वो क्या होता है? दीवाने आम होता है, ठीक है ना। जनता की आवाज को सुना जाता है, कोई समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम हो गई तो वहां पर सामान्य समस्या का क्या किया जाता था? निवारण किया जाता था। अगर बात करें अपन, राजा कोई भी निर्णय लेता था, कोई मान लीजिए राज्य में कुछ काम करवाना है या कर लगाना है, जो भी है, कोई प्रोग्राम के लिए बड़े बड़े प्रधान सेनापतियों के साथ में कोई बैठक होती है, उसे बोलते थे दीवाने खास, ठीक है, ये चीज है। तो बात करें अपन पंचमहल की, पंचमहल कहां पर है भैया? फतेहपुर सीकरी के अंदर है, ठीक है। और इसका निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया था? अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा किसका निर्माण करवाया गया था। ये चीज आपको बेसिक पता होना चाहिए। एक उसके बाद में क्या होता है बच्चों? इबादत खाने की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अकबर के द्वारा। दूसरी बात में भैया एक देखो, सभी धर्मों को मानने वाले लोगों को, अलग अलग धर्म गुरु हैं, उनको सभी को एक जगह बुलाया था। अकबर ने कहा भी अलग अलग धर्म गुरु है, वो आप आइए। और राजस्थान से कौन गए थे? दादू दयाल जी, ठीक है ना। जो इबादत खाने की स्थापना किसके द्वारा? अकबर के द्वारा की गई थी। वहां पर अलग अलग धर्मों को मानने वाले सभी को बुलाया था। और राजस्थान से कौन गए थे? दादू दयाल जी गए थे। और उनकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ था अकबर। उन्होंने कहा था कि आप अपने अपने बातें बताइए और रखिए अपनी बातें। तो अलग अलग जो धर्म गुरु थे अपनी अपनी बातें रखी, हमारे धर्म में ये चाहिए, इस हिसाब से, मतलब हमारा मेन मकसद ये होता है मनुष्य की जो अपन बात करें मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या कुछ करे। तो अपने अपने धर्म की सभी ने बढ़ाइयां की थी। और अब उन्होंने क्या कहा था? उन सारी बातों उनको सुना। सुनने के बाद उसने क्या कहा कि मैं क्या करता हूं, अब एक नया धर्म बनाऊंगा और उस धर्म में मैंने सभी धर्मों की अच्छाइयों को मैं शामिल करूंगा, ठीक है। फिर क्या करता है अकबर? एक नया धर्म बनाता है और उस धर्म का नाम है बच्चों दीन ए इलाही, ठीक है ना। दीन ए इलाही, दीन ए इलाही जो धर्म है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1582 के अंदर। दीन ए इलाही धर्म मतलब बोले तो सांप्रदायिक सद्भावना के लिए, सभी धर्मों को समान मान्यता देते हुए सभी धर्मों की अच्छाइयों को एक जगह शामिल किया गया था, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं रहेगा ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ईसाई है, हम सभी धर्मों को एक करने जा रहे हैं, ठीक है। सभी की जो अच्छी अच्छी बातें हम इसमें शामिल करेंगे। आप इस धर्म को अपना सकते हो, आपकी इच्छा हो तो, जबरन नहीं करवाया जा रहा है, ठीक है। ये था। तो क्वेश्चन आता है दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी?
आप लोगों से दीन इलाही धर्म की शुरुआत अकबर के द्वारा की गई थी 1582 के अंदर। एक नया धर्म था और अकबर ने चलाया था। इसके जो अगर मेन बात करें, इसके मेन पुजारी कौन थे? अकबर ही था, सीधी सी बात है। अगर बात करें अपने दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला पहला हिंदू कौन था? अंतिम हिंदू कौन था? एकमात्र हिंदू, ठीक है ना। तो ये देखो दीन इलाही धर्म को सिर्फ एक ही बंदे ने अपनाया था जिसका नाम है बिरबल। तो लिखो भैया दीन इलाही धर्म को अपनाने वाला पहला एकमात्र हिंदू कौन था? बिरबल। कौन था बच्चों? बिरबल, ठीक है। तो अब देखो भैया बिरबल का वास्तविक नाम क्या था? बिरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास। क्या था भैया? महेश दास। बिरबल कौन था? अगर बात करें अपने नवरत्न, भारत के अंदर सबसे फेमस नवरत्न राज दरबारी किसके हुए हैं? अकबर के हुए हैं। लेकिन क्वेश्चन है आपसे बिजू भाई, आपसे आप ये बताइए भारत के अंदर नवरत्न जो राज दरबारी रखने की परंपरा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? हाँ भारत में सर्वप्रथम नवरत्न राज दरबारी रखने की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त द्वितीय, बोले तो विक्रमादित्य के द्वारा की गई थी, ठीक है। अगर बात करें इतिहास में सबसे फेमस किसके हुए? अकबर में, अकबर के हुए हैं। बिरबल को हाजिर जवाब बोले तो हैंड टू हैंड जवाब दे तो भैया कुछ ही पूछ लो, ठीक है ना। बहुत ही माइंडेड बंदो बिरबल। और बिरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास था, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। तो एक देखो भैया अकबर ने क्या किया? एक धर्म चलाया, दीन इलाही धर्म। 1582 के अंदर एक क्वेश्चन और आपसे कि इन्होंने धर्म की स्थापना की, एक धर्म बनाया और उसी की याद में एक कैलेंडर भी जारी किया। उस कैलेंडर का नाम बताइए। इलाही संवत। क्या नाम है? इलाही संवत। तो इतना लिख दिया आप लोगों ने। इलाही संवत। इलाही संवत की शुरुआत कब की गई? इलाही संवत की शुरुआत 1583 ईस्वी के अंदर। तो मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं संवत से संबंधित। और देखो भैया एग्जाम के अंदर आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, वायुसेना में तो आए ही हैं, अपने आर्मी के अंदर भी आ सकते हैं, क्योंकि पेपर अब की बार लेवल का पड़ेगा। तो वहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्नलिखित मतलब मिलान कीजिए वाला क्वेश्चन आ सकता है। यहां से इंपॉर्टेंट लगता है मेरे को, तो आप ना फटाफट 2 मिनट के अंदर जवाब दीजिएगा। जितने भी संवत पढ़े हैं एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो चीजें। तो खड़े हो जाओ शंकर आप। पहला क्वेश्चन है आपसे। अब अपन बात करेंगे किसकी? संवत बोले तो कैलेंडरों की, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपसे, आप ये बताइए कि विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? पहला संवत पढ़ेंगे अपने विक्रम संवत। विक्रम संवत की शुरुआत कब की गई थी? 58 बीसी में। 58 बीसी में किसके द्वारा? उज्जैन का राजा था विक्रमादित्य के द्वारा। किसकी याद में? शकों को भारत से बाहर खदेड़ा था, उसी की याद में विक्रम संवत एक नया कैलेंडर जारी किया था, ठीक है। ये चीज है विक्रम संवत। अगर बात करें शक संवत की, तो आप ये बताइए शक संवत की शुरुआत कब की गई थी? 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी बोले तो एडी, ठीक है ना। किसके द्वारा की गई थी शक संवत की शुरुआत? वेरी गुड। किसके द्वारा? राजा कनिष्क के द्वारा की गई थी। राजा कनिष्क का संबंध कौन से राजवंश से है? कुषाण वंश से। विक्रम संवत की शुरुआत उज्जैन का राजा था विक्रमादित्य के द्वारा, ठीक है ना। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के द्वारा। नाम नहीं पूछे किसके द्वारा, बट इतना ध्यान रखना विक्रम संवत 58 बीसी, शक संवत 78 एडी। नेक्स्ट बात करते हैं भैया, ठीक है। और आप बताओगे अब, हाँ शंकर तू ही बता। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? हिजरी संवत
चलो हिजरी संवत तो ठीक है, आपको बताना ही है। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? 622 एडी। बोले तो ईस्वी में किसकी याद में? हजरत मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की पैदल यात्रा की थी, इसी की याद में हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी। आप बताइए गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी? गुप्त संवत की शुरुआत 319 से लेकर 320 एडी, ठीक है, एडी मतलब ईस्वी, ठीक है। तो गुप्त संवत 319 320 ईस्वी। और किसके द्वारा गुप्त संवत की शुरुआत? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। अगर बात करें गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक है चंद्रगुप्त फर्स्ट, और गुप्त वंश के संस्थापक है श्रीगुप्त, ठीक है। एक अगर बात करें अपन, विक्रम संवत आ गया, शक संवत आ गया, गुप्त संवत आ गया, हिजरी संवत आ गया, और पांचवा है इलाही संवत। कौन सा? इलाही संवत। तो आप ये बताइए इलाही संवत की शुरुआत कब है? 1583 एडी में। ये चीजें तो आपको ना ये पांचों के पांचों संवत आपको याद रखने हैं भाई, कोई गलती नहीं होनी चाहिए ये चीजें, ठीक है। मतलब अपने एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, पेपर का लेवल बढ़ रहा है, तो वो मिलान कीजिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ऐसा क्वेश्चन करके पेपर में आ सकता है, आपके कंफर्म क्वेश्चन मिलेगा ये, ठीक है। तो याद हुए कि नहीं हुए सारे के सारे? वेरी गुड। तो बैठो आप, अब एक कुछ क्वेश्चन और पूछ लेता हूं मैं आपसे, ठीक है, रिवाइज के तौर पर। पहला तो क्वेश्चन है, हाँ विजय आप खड़े हो जाओ, बाबू खड़े हो। आप ये बताइए कि सबसे प्राचीन सिक्कों को क्या कहा जाता था? सबसे प्राचीन सिक्कों को, पढ़ाई ना कर ले बस, आहत सिक्के। कौन से सिक्के? आहत। और ये आहत सिक्के किसके बने हुए थे? पत्थरों के बने हुए थे, पाषाण काल में चलते थे ये। इन्हें पंचमारक सिक्के भी कहा जाता है, ठीक है ना। सबसे प्राचीन सिक्कों को क्या कहा जाता है? आहत सिक्के। इन्हें दूसरा नाम इन्हें पंचमारक सिक्के भी कहा जाता है। ये किसके बने हुए थे? पत्थरों के बने हुआ करते थे, और इनके ऊपर मार्का हुआ करता था, जिस हिसाब से जैसे हिरण है, मोर है, कुछ पेड़ की कोई आकृति कोर दी, ठीक है ना। तो ये इसी हिसाब से ये पंचमारक सिक्के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? हिंद यूनानियों के द्वारा। वेरी गुड। भारत में सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के राजा कनिष्क के द्वारा, वेरी गुड, कुषाण वंश के द्वारा किए गए थे। भारत में सर्वप्रथम अपने शीशे के सिक्के, कांच के सिक्के किसके द्वारा? सातवाहन वंश के द्वारा। ये जो कांच का उत्पादन, कांच मतलब कांच की सप्लाई कहां से आते थे सिक्के बनाने के लिए? चाइना से आते थे। वही सातवाहन कण्व वंश के बाद में, शुंग वंश के बाद में कण्व वंश, उसके बाद में सातवाहन वंश, गुप्ता वंश से पहले की बात है ये, ठीक है ना। तो उस जमाने के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के कब जारी किए गए? गुप्त शासकों के द्वारा, ठीक है ना। बात करें अपने इतिहास का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। भारत में सबसे ज्यादा विकास, डेवलपमेंट, मंदिरों का निर्माण कब हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कि चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे और कांस्य के सिक्के जारी किसके द्वारा किए गए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, बोले तो पागल बादशाह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, आप ये बताइए इतिहास का ऐसा शासक जिन्होंने चमड़े के सिक्के जारी किए थे? चमड़े के सिक्के जारी करने वाला हुमायूं के शासन काल में एक दिन का राजा कौन बना था? निजामुद्दीन बिस्ती। याद आया कुछ? हाँ, वही नाव वाला। कल ही मैंने बताया था हुमायूं को तैरना नहीं आता था, आगे नदी आगे पीछे सेना है किसकी? शेरशाह सूरी की। तब उसने कहा था ना, मैं वादा करता हूँ मैं हुमायूं अगर राजा बना तो मैं तेरे को एक दिन का राजा बनाऊंगा। जब राज्य अभिषेक हुआ तब हुमायूं ने याद किया था और निजामुद्दीन बिस्ती को राजा बनाया था। उसने कहा राजा जी इतना बड़ा बड़ा आपका लंबा शासन काल होता है, तभी भी लोग आपको याद नहीं करते, मैं तो एक दिन का राजा बनाऊं, लोग कैसे याद रखेंगे कि मैं एक दिन का राजा बना था? उसने कहा कुछ ऐसा काम कर। तो उसने कहा कि सोने चांदी के सिक्के तो हर राजाओं ने जारी किए, कोई किसके कोई किसके। मैं देखो मैं जात से क्या हूं भैया, ठीक है ना, शूद्र वर्ण का था, तो मैं क्या करता हूं? चमड़े का काम करता हूं। तो आज चमड़े के सिक्के जारी करो, मजा आ जाए।
तो उसने क्या किया था, कुछ दिन के लिए लेन देने के लिए चमड़े के सिक्के जारी हुए थे भैया। तो इतिहास का ऐसा राजा जिन्होंने चमड़े के सिक्के जारी किए थे तो कौन भैया, निजामुद्दीन बिजली। किसके शासनकाल में, हुमायूं के समय। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता था, अब तो क्या, दिनार। चांदी के सिक्कों को रूपा। तो ये देखो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं ये सिक्कों से, ठीक है। किस हिसाब से भी क्वेश्चन आ जाए तो गलत नहीं होना चाहिए अपना, ठीक है। सारे के सारे याद रखो भाइयों, पढ़ाई करो बढ़िया तरीके से, क्योंकि एग्जाम कभी भी हो सकते हैं। क्योंकि अभी देखो मोदी जी ने भी बोला है और राजनाथ सिंह जी ने बोला था मई के अंदर आपको सूचना मिल जाएगी। तो अब देखो ज्यादा समय नहीं है, तो बढ़िया तरीके से तैयारी करो और कहीं पर अपने देखो अपने कमी नहीं आनी चाहिए तैयारी में, अपना क्रम तो करते रहो। क्योंकि सरकारी नौकरी पाना और वो भी आर्मी के अंदर आसान बात नहीं होती है। वर्दी से जो प्यार होता है वो छोटी बात नहीं है। उन सपनों को पूरा होने में ज्यादा समय की बात नहीं है, बस अब कुछ समय की बात है। तैयारी करो बढ़िया तरीके से, जी जान लगा दो, बस वही है भैया। चाहत है तो थोड़ा सा इंतजार भी तो करना पड़ेगा ना। तो इंतजार का करते हुए तो मुझे भी पता है काफी टाइम हो गए, कोई बात नहीं है, हौसला नहीं हारना है, कंटिन्यू मेहनत करते जाना है। और आप तो यार देश के फौजी हो, ठीक है ना, फ्रंट वॉरियर योद्धा हो, भारत की आन बान शान हो। तो फटाफट बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहो। और भाइयों आपके बात तैयारी के अंदर छोटा मोटा हमारा भी योगदान होता रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताते रहेंगे। तो आप भी इन वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं, तैयारी कंटिन्यू जारी रख सकते हैं। आप अपने इस चैनल को क्या करो, थोड़ा सा प्रमोट करो, क्योंकि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और भाइयों आपको अगर किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताओ, वो भी टॉपिक डाल दिया जाएगा। मतलब हमारा तो टारगेट यही है कि एग्जाम से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी सीरीज लेकर आए। जैसे एग्जाम डेट घोषित होती है तो आपको लगभग 2 से 2,500 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिलेंगे और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये हमारा वादा है। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।